मुकेश दलाल। मुकेश दलाल को तो आप ज़रूर जानते होंगे, और जानते नहीं होंगे तो उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये वही मुकेश दलाल हैं जिन्होंने सूरत में झंडा गाड़ने का काम किया है। झंडा गाड़ने का इसलिए काम किया है कि वो सूरत से निर्विरोध सांसद बना दिए गए हैं, और इसमें उनका साथ देने में कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पूरा योगदान है। नीलेश कुंभानी के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जता करके उनको टिकट देने का काम किया, वही इस खेल में शामिल हुए। उनको बाकायदा एक पटकथा दी गई थी कि ऐसे ऐसे इस तरीके से हमें इस कहानी को अंजाम तक लेकर के जाना है। उसी तरीके से नीलेश कुंभानी ने स्टेप वाइज वही काम किए जो उनको निर्देश दिए गए थे बीजेपी की ओर से। और बीजेपी का इस काम को अंजाम देने के लिए जो एपी सेंटर था, 24 घंटे जो एक वार रूम के तौर पर जहां से गतिविधियां चल रही थी, वो था मेरिडियन होटल, 5 स्टार होटल। वहां से सारी की सारी कार्रवाई चल रही थी। नीलेश कुंभानी ने कहाँ शरारत की, वो आप ये देखिए कि नामांकन पत्र दाखिल करते हुए प्रस्तावक की सहमति होती है, उनके बाकायदा साइन होते हैं, तब आपका नामांकन पत्र सबमिट होता है। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, और बाकायदा जो प्रस्तावक होते हैं वो मौजूद भी होने चाहिए। अब खेल क्या हुआ कि जो प्रस्तावक थे वो नीलेश कुंभानी ने अपने बहनोई को या अपने बिजनेस पार्टनर को ही प्रस्तावक बनाया। पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को, पार्टी के किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावक की लिस्ट में या उनके साइन उसने नहीं लिए। इसके साथ साथ जो डम्मी कैंडिडेट होता है, जो सपोर्ट के लिए कैंडिडेट होता है कि अगर ये पर्चा रद्द हो जाता है तो दूसरा कैंडिडेट की जगह ले लेगा, उनका जो प्रस्तावक था वो भी उन्होंने अपने भांजे को बनाया। नीलेश कुंभानी इस पूरे के पूरे एपिसोड में मेन सेंटर रहे। जो ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये धोखा करने वालों में ये प्रमुख किरदार हैं नीलेश कुंभानी। अब ये पूरा का पूरा खेल रचा गया, और उसके बाद प्रस्तावक वो खुद एक एप्लीकेशन देते हैं, एफिडेविट देते हैं कि जो प्रस्तावक में हमारा जो साइन दिखाया गया है, हमने वो साइन नहीं किए हैं, ये झूठे हैं। और ये एफिडेविट देने के बाद वो जो प्रस्तावक थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पटकथा का हिस्सा था। इसके बाद ऐसा नहीं था कि केवल कांग्रेस का ही कैंडिडेट सूरत में नामांकन पत्र दाखिल कर चुका हो। इसके साथ साथ बसपा का कैंडिडेट था, इसके साथ साथ एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी का कैंडिडेट था, एक कोई लोक पार्टी का कैंडिडेट था, इसके साथ साथ 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अब प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षर की बात करके वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और 24 घंटे में ये पूरी की पूरी कार्रवाई चलती है। बीएसपी के कैंडिडेट जो प्यारे लाल भारती थे उनको इसकी भनक लग जाती है, और जो दूसरी पार्टी के 3-4 कैंडिडेट थे उनको वो साथ लेकर के किसी फार्म हाउस में छुप जाते हैं। उनकी खोज खबर होती है। जब उनकी खोज खबर लगाने के बाद भी उनका कहीं अता पता नहीं मिलता, तब क्राइम ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। अब आप खेल देखिए कि इस एपिसोड में क्राइम ब्रांच आ जाता है गुजरात का, और यही गुजरात मॉडल है जिस गुजरात मॉडल के आश्रय पूरे देश के अंदर व्यवस्था को कायम करते हुए लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का काम किया गया। इसी लोकतंत्र की मजबूती के लिए गुजरात का क्राइम ब्रांच एक्टिव होता है, और वो खोज निकालता है बसपा के कैंडिडेट को, प्यारे लाल भारती को, और उनके साथ जो अन्य छोटे दलों के कैंडिडेट थे उनको लेकर के किस तरीके से वो लेकर के आए, किस तरीके से वो डरा करके, धमका करके, और किस एलिगेशन लगा करके या किस दबाव को बना करके
वो मेरिडियन होटल में उनको ले आते हैं। उसके बाद वो टूट जाते हैं और वो उनके समर्थन में अपना नामांकन पत्र वापस लेने की कार्रवाई में जुट जाते हैं। इसके साथ जो इंडिपेंडेंट 4 कैंडिडेट थे उनको मेरिडियन होटल में बुलाया जाता है, उनकी आवभगत की जाती है और वो भी मान जाते हैं, वो भी पर्चा विड्रा कर लेते हैं और इस तरीके से मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद घोषित हो जाते हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती है और ये पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा उदाहरण है जो सूरत में पेश करने का काम किया गया। जब सूरत लगातार बीजेपी जीत रही थी तब फिर ये खेल करने की आवश्यकता क्या थी, और इस खेल को करने में उसका पूरा का पूरा जो पायलट प्रोग्राम था, जिसके पायलट थे, जिनकी देखरेख में हुआ, वो गुजरात के अध्यक्ष खुद इस कमान को संभाल रहे थे। और मुकेश दलाल, ऐसा बताया जाता है कि मुकेश दलाल जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जो निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट हैं, उनके वो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में लगते हैं, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही हैं। इस सभी चीज़ों का भांडाफोड़ या इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन परत दर परत खोलने का काम भास्कर ने किया है। भास्कर अखबार को हम साधुवाद देना चाहते हैं और पूरे देश के लोगों को भास्कर की इस रिपोर्ट के लिए उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों ने एफिडेविट दे करके ये कहा कि हमारा जो हस्ताक्षर है वो सही नहीं है या हमारे हस्ताक्षर नहीं है, ये फेक हैं, इसके तहत नीलेश कुंभानी, जिन्होंने गलत हस्ताक्षर किसी भी व्यक्ति के करके अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का काम किया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के भी फेक साइन करके किसी भी प्रकार की कार्रवाई या किसी भी कागजी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकता। लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण पूरी देश और दुनिया ने देखा। चंडीगढ़ का जहां मसीह ने वहां भी झंडा गाड़ने का काम किया था, अब हर जगह एक एक मसीह पैदा कर दिया जाएगा ताकि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की जाए और लोगों को परेशानी ही ना उठानी पड़े। वोट डालने के लिए इतनी गर्मी में लाइन में लग करके वोट डालने के लिए जाएंगे, उनका रास्ता आसान कर दिया कि उनको वोट डालने की आवश्यकता नहीं, उन्हें अपना जनप्रतिनिधि मिल गया। और जो विपक्षी पार्टी के जिनको टिकट देने का काम किया, अगर वो बिकने लगे, अगर वो अपने स्वाभिमान को खत्म करने लगे, तब फिर यकीन किस पर किया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब सूरत में इस प्रकार का कारनामा हुआ है और वो सार्वजनिक हो चुका है, तो कितनी जगहों पर इस प्रकार का दबाव, इस प्रकार का प्रेशर और इस प्रकार से डरा धमका करके कैंडिडेट्स को विड्रा करने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जाएगा। इस बात पर यकीन क्यों ना किया जाए। क्या यही लोकतंत्र की मजबूती है? क्या इसी लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी जीते हैं? क्या इसी लोकतंत्र की मजबूती के लिए बीजेपी दिन रात एक किए हुए है? नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री हो, इसी मजबूती को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। इसी मजबूती के लिए वो गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपको ऐसा लोकतंत्र चाहिए जहां आपकी वोट देने की आवश्यकता ही ना हो, या ऐसा लोकतंत्र चाहिए जहां आप अपना वोट डाल करके सत्ता परिवर्तन कर सकें, अपने मन मुताबिक कैंडिडेट को जिता सकें, और जहां आप खड़े होकर के आँख में आँख डाल करके सवाल पूछने का काम कर सकें। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि आपका, आपके परिवार को और आपके बच्चों का भविष्य आपके एक वोट से तय होना है। जहां आपके वोट को ही खत्म करने का काम कर दिया जाए, क्या आप ऐसे लोकतंत्र को
मजबूत करना चाहेंगे, ऐसे लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आखिर मेरा देश कहाँ आखिर ये लोकतंत्र किस रसातल में जा रहा है? लोकतंत्र के नाम पर ये तो तानाशाही से भी खतरनाक दौर अब चल पड़ा है। केवल औपचारिकता भर है। आप किसी कैंडिडेट को या किसी पार्टी के नुमाइंदे को आप जिता भी देंगे, तब फिर वो जा करके कब कितने में बिक जाए, कब उसका ज़मीर खत्म हो जाए, कब वो अपने आप को बेच दे, कब कोई अपनी पार्टी को बेच दे, कब कोई अपने ईमान को बेच दे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि जीते कोई भी बनेगा मोदी, जीते कोई भी आएगी बीजेपी। और इसी आसरे नरेंद्र मोदी डंका पीट रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ये 400 पार इसी तरीके से जो खेल इन्होंने रच रखा है उसी तरीके से 400 पार हो सकता है, वरना इनकी सीटें 170 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर सकती अगर पूरे देश में ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि प्रदेश की जो क्राइम ब्रांच है उनकी एंट्री किसके कहने पर की गई? क्या चुनाव आयोग का नैतिक दायित्व नहीं बनता कि इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? देश की सुप्रीम कोर्ट से भी हम गुहार लगाएंगे कि सूरत के इस घोषित निर्णय को तुरंत सूरत में दोबारा चुनाव किए जाने चाहिए। क्यों? सूरत में कैंडिडेट्स को लुभाने का प्रयास किया, उनको डराने का प्रयास किया और इसी तरीके से ये एक तरफा फैसला लिया गया। इस पर हम प्रार्थना करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करते हुए सूरत के चुनाव को अवैध घोषित करते हुए वहां दोबारा चुनाव करने का निर्देश दे और चुनाव आयोग भी इस पर तुरंत निर्णय करते हुए वहां पर दोबारा चुनाव करने की घोषणा करे। ये नवनिर्माण पार्टी की मांग है। आप इस देश को बचाने के लिए अपना वोट दीजिए। आपका वोट इस देश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो और आप ऐसा फैसला लें। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हम आपके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद,